नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन भी हैं और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ेंगे। भारतीय बाजार आज मंथली एक्सपायरी का दिन और इस एक्सपायरी से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि बड़ा ही रेंज बाउंड कामकाज आज के सत्र में मार्केट्स में नजर आ रहा है। वो भी क्यों ना, ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन की छुट्टी गुरुवार को है। उससे ठीक पहले आज मंथली एक्सपायरी निफ्टी की, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वॉलेटिलिटी तो जाहिर तौर पर नजर आएगी। लेकिन ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस पर फोकस रखेंगे आप? इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? साथ साथ मार्केट वाइज इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या कुछ है, सब आपके लिए पेश करने जा रहे हैं आने वाले 1.5 घंटे में। तो चलिए क्लोजिंग कॉल की शुरुआत और आपको बता देते हैं कि यहाँ से 1.5 घंटे क्या कुछ होगा क्लोजिंग कॉल में आपके लिए खास। एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। इस वक्त तमाम संकेतों को देखते हुए इंडेक्स वाइज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बात होगी। क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ 2:10 पर जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि इस वक्त मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं उनके फोकस रेडार पर और बाजार की दिशा वो कैसी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑप्शन की एक दमदार रणनीति, ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर इस खास सेगमेंट में आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 बजे एक्सचेंजेस पर पूरे सेशन में जो सारी खबरें आई हैं उसमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज आपके लिए लाएंगे। वहीं 3:10 पर जबकि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे होंगे मार्केट क्लोजिंग को, बीटीएसटी एससीबी ट्रेड्स आपको बताएंगे और साथ साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्शन, इवेंट्स टू वॉच, ट्रिगर्स 3:20 पर आपके लिए पेश किए जाएंगे। तो ये है ऑन द शो क्लोजिंग कॉल की। लेकिन बाजार की अगर चाल आज देखें तो बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। निफ्टी बिल्कुल सपाट 24,635 के आसपास। आज 130 अंकों के रेंज में पूरे ही दिन निफ्टी 50 घूमता हुआ अब तक दिखा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर 300 का दायरा दिख रहा है और अभी फिलहाल 180 अंकों की मजबूती के साथ 54,650 के करीब निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक के बाद सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंकों में आज अच्छी खरीदारी दिख रही है। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर करीब 3% की तेजी इन दोनों स्टॉक्स में देखने को पीएसयू बैंक्स में दिख रही है। मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी आज भी जारी है। नाल्को, हिंदुस्तान जिंक ये 3 से 4% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज भी मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर पर दबाव आज दिख रहा है। कल अच्छी तेजी दिख रही थी। बीएसई और एमसीएक्स दोनों 3% की गिरावट आज के सत्र में दिखा रहे हैं। तो यह है बाजार की कुछ बड़ी बातें। लेकिन चलिए ब्रॉडर मार्केट का हाल जान लेते हैं। कहां पर कौन से स्टॉक्स है जहां पर एक्शन दिख रहा है? बिग बजर्स आज के कौन है? मानसी बताएं। बिल्कुल विश्वमोहन, आज ना डल सा है मार्केट का पूरा सेंटिमेंट और वैसे देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स है ज़रूर, लेकिन बजिंग मोमेंटम ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन बावजूद इसके कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि बाजार की बड़ी बातों में भी जिनका थीम्स का आप जिक्र कर रहे थे वो भी है, हमने बिग बजर्स में एडअप किए हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ फ्लोज के चलते आज फोकस रेडार पर हैं, उससे शुरुआत कर लेते हैं। कोफोर्ज आज हमने देखा, इनफैक्ट आईटी सेक्टर भी सरप्राइजिंग मूव्स दिखा रहा है और याद रखिएगा आईटी सेक्टर से ही नतीजों के सीजन की शुरुआत होगी। पिछले दिनों एक्सेंचर के नंबर्स अब आते हुए दिखे थे और अब डोमेस्टिक आईटी, इंडियन आईटी कंपनियों के नंबर्स से शुरुआत होती दिखेगी भारतीय अर्निंग सीजन की। और इससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि आईटी इसके सेंटिमेंट्स जो हैं एटलीस्ट ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। कोफोर्ज पर नजर रखें, 2.5% की तेजी है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, एक्यूमुलेट रेटिंग और टारगेट 2346 के वो बता रहे हैं। 1590 से 2346 के टारगेट्स काफ़ी अग्रेसिव कह सकते हो। और इस रिपोर्ट के दम पर और अदरवाइज ऑल्सो जो आईटी स्पेस में कम बैक हुआ है उस लिस्ट में कोफोर्ज को हमने शामिल किया है। न्यूज़ फ्लो, ब्रोकरेज रिपोर्ट का असर तो है ही, इसके अलावा पूरा आईटी सेक्टर भी फोकस रेडार पर है। डीसीबी बैंक के स्टॉक में आज अच्छा एक्शन है। आरबीआई की तरफ से एक मंजूरी आती हुई दिखी है जिसका असर है और प्रमोटर होल्डिंग मजबूत होने की बात यहाँ पर, क्योंकि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 60 लाख शेयर्स जो है वो खरीदने जा रही है। इन शेयर्स पर 5 साल का लॉक इन भी होगा। AKFED अब ये शेयर्स जो है वो खरीदारी करने जा रहा है। तो ये न्यूज़ फ्लो जिसके चलते डीसीबी बैंक में 2.5% के अपमूव्स आज के सत्र में हम देख रहे हैं। ब्लू डार्ट जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे विश्व मोहन,
1 जनवरी 2026 से 9 से 12% तक दाम बढ़ाने का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। पहले से ही बुकिंग कर चुके हैं ग्राहक, उनको असर नहीं होगा इसका, लेकिन 1 अक्टूबर 31 दिसंबर तक बुकिंग करने पर फिलहाल असर नहीं, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू होते हुए नए दाम जो है दिखेंगे। एक अगेन न्यूज़ है जिसके चलते आज सुबह से ही ब्लू डार्ट करीब 2.5% की तेजी। इनफैक्ट आज सुबह जब बाजार खुले थे, इन्हें हमने ओपनिंग के खिलाड़ी के तौर पर भी इसे एडअप किया था, वहां से ही तेजी का दौर जो है अब भी जारी है। BEL ये भी हमारे खबरों वाले शेयर्स नवरत्न की सूची में था और वहां से अब तक का अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। करीब आधे से 1% की तेजी है और 1092 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की अब बात यहाँ पर है। 16 सितंबर के बाद से अब तक कंपनी को इतने ऑर्डर्स मिल चुके हैं। छोटे दायरे में, छोटे टाइम फ्रेम में इतने ऑर्डर विन्स हैं कंपनी की तरफ और इसी के वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक मूवमेंट है। सरकारी बैंक और कॉपर शेयर्स कल भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। सरकारी बैंक जो है कल भी आउट परफॉर्म कर रहा था, ये खेमा आज भी। RBI की क्रेडिट पॉलिसी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक जो है अंडरवे है और कल क्रेडिट पॉलिसी आनी है। इससे ठीक पहले बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल प्लेस, ये जो रेट सेंसिटिव प्लेयर्स है इस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं नहीं है, बावजूद इसके थोड़ा बहुत मोमेंटम सरकारी बैंक में तो हम देख रहे हैं। लगातार 2 सेशन से लगभग सारे स्टॉक्स में 2.5 से लेकर 3% की तेजी है और कॉपर शेयर अगेन कल भी चल रहे थे और आज के सत्र में भी चल रहे हैं। विश्वमोहन, ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, लेकिन स्टॉक से भी ज़्यादा अब यहाँ से इंडिसेस में क्या कुछ होना चाहिए ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की वॉलेटिलिटी आज सुबह से ही हम लगातार मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बता रहे थे कि एंटिसिपेटेड है। अभिषेक, देखिए जिस तरह हम देख रहे हैं 24,635 के लेवल्स, आज सुबह से ही एक रेंज में फंसा हुआ बाजार और ये होना भी है। एक एक्सपायरी आज, एक एक्सपायरी कल और ट्रंकेटेड वीक परसों के दिन भारतीय बाजार की छुट्टी। कैसे देखा जाए बेंचमार्क इंडिसेस को? मानसी, बिल्कुल आप ये देखिए कि बाजार एक रेंज में फंसा है और जो उतार चढ़ाव हो रहा है ना वो एक रेंज में ही हो रहा है। निफ्टी के लिए जो रेंज है 135 अंकों के आसपास की है और 6 दिनों की गिरावट, 7 दिनों की गिरावट के बाद आज लग रहा था कि शायद बाजार थोड़ा रिवर्सल देगा, लेकिन कोई भी जो तेज़ी है ना वो ऊपर टिक नहीं पा रही है और निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। सरकारी बैंक, मेटल, सिलेक्टिव IT, सिलेक्टिव ऑटो आज थोड़ी सी बाइंग दिखा रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एक और इंडेक्स FMCG, इसमें आज कमजोरी है। और आप देखेंगे FMCG इंडेक्स में ना कि ये पिछले 13 सत्र में, यानी कि 12 सितंबर से लेकर अब तक 13 में से सिर्फ 3 दिन ऐसा रहा है जब हमने FMCG शेयर में तेजी देखी है। तो जो GST का जो इम्पैक्ट आने की बातचीत कही जा रही थी कि GST रिडक्शन होगा तो FMCG को फायदा मिलेगा, वो बिल्कुल ही फिजल आउट है। उसमें कोई उस थ्योरी में दम नहीं है और बाकी FIs की बिकवाली भी बाजार को परेशान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधे % के आसपास की कमजोरी है और अगर हम ग्लोबल बाजारों से संकेतों की बात करें तो डाउ फ्यूचर करीब 100 अंक नीचे है और यूरोप की जो शुरुआत हुई है वो भी कमजोर हुई है और ये चीज़ बाजार को परेशान कर रही है। कोई बढ़त का टिक नहीं पाना नहीं, ये निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। अब कल RBI की पॉलिसी है, रेट सेंसिटिव फोकस में रहेंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज का जो बचा हुआ सत्र है करीब 2 घंटे 20 मिनट के आसपास का, मुझे लगता है 24,600 से 24,700 की रेंज में निफ्टी ये पूरा का पूरा निकाल देगा। और मैं ऑप्शंस के डेटा भी चेक कर रहा था, यही इंडिकेशंस वहां से भी मिल रहे हैं पुट से और कॉल से। तो अभी आज के लिए जो मुझे लगता है कि सपोर्ट होगा 24,600, 24,650 के रेंज में निफ्टी के लिए सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस का स्तर है 24,750 का। नैरो रेंज है और इसी रेंज में बाजार रहेगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। कॉन्फिडेंस का साफ साफ अभाव है। मेरा मानना है कि उछाल पर बिकवाली आपको करनी चाहिए और अगर निफ्टी आपको 24,750, 24,800 की रेंज में जाता हुआ दिखता है, अगर मिलता है तो वहां पर आप शॉर्ट जरूर कीजिए। 24,800 के ऊपर अगर जाकर निफ्टी टिकता है तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये एक टफ रेजिस्टेंस के तौर पर अब काम कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट था रेजिस्टेंस में तब्दील हो गया है। उसके ऊपर थोड़ा अपने कन्विक्शन को बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज माहौल थोड़ा सा नेगेटिव साइड का ही है। ये प्योरली सेल ऑन राइज का बाजार है। निफ्टी बैंक की बात करें, दूसरे सत्र में तेजी है तो, लेकिन ये तेजी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी तेजी है ये 2 सत्र से। बस ये है कि हाँ गिरावट के रुक गई है। राहत ये है कि 54,000 के लेवल को हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इंडेक्स में 10,000, 10, 20, 50, 100 EMA ये सबके नीचे कारोबार कर रहा है। कल की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक सपाट है, 950 रुपए के आसपास के भाव हैं। ICICI बैंक से सपोर्ट नहीं है, ICICI बैंक हम देख रहे हैं कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। सरकारी बैंकों का खेमा थोड़ा एक्टिव है, उसी के चलते निफ्टी बैंक में आप करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी देखेंगे, लेकिन माहौल कोई खास दिलचस्प नहीं है निफ्टी बैंक का।
54,500 पर फिलहाल के लिए अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 54,800 से लेकर 55,000 की रेंज में निफ्टी बैंक की रेजिस्टेंस बनती है। निफ्टी बैंक मेरा मानना है कि जब तक 54,800 को पार नहीं करता है तब तक आप इसमें तेजी की उम्मीद आप करके नहीं चल सकते। आप तब तक उछाल पर बिकवाली की रणनीति अपना के चलिए। 54,800 से 55,000 की रेंज में निफ्टी बैंक को आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल जो कंफर्मेशन आएगा वो 55,000 के ऊपर आएगा, तब तक माहौल थोड़ा सा मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। तो बाजार रेंज में है और अगले 1.5 घंटे मुझे लगता है कि रेंज में ही रहेगा। और अगर उछाल आता भी है, सेल ऑन राइज कीजिए, बाजार में इसी से पैसा बनेगा मुझे लग रहा है। और चलिए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल शाह हैं और मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। शुरुआत रुचित जी आपसे करना चाहेंगे। एक रेंज का मार्केट, और आज मतलब कल उठापटक थोड़ी ज्यादा थी, आज ये कम है। एक्सपायरी तो आज है लेकिन एक्सपायरी वाला उतना माहौल नहीं है। आप जरा ये बताइए कि निफ्टी में आपके हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आई थिंक यार आज थ्रू आउट द हर डे हम शायद इसीलिए रेंज में रहे क्योंकि ऑप्शन राइटिंग की पोजीशंस आप सुबह से देख रहे हैं कि 24,600 के पुट में राइटिंग थी और 24,700 के कॉल में राइटिंग थी। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन इसी रेंज में हमने आज निकाला है। अब ब्रॉडली देखिए तो पिछले आई थिंक 7 ट्रेडिंग सेशन से हम प्रीवियस डे के हाई अब तक क्रॉस नहीं कर पाए। तो जब तक ये अपने पिछले दिन का पुराने दिन का हाई सरपास नहीं होता है तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट्स का अभी भी थोड़ा वीक है। बट मैंने अगर आप डाउन साइड देखें तो 24,400 ये पोजिशनल बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछली बार भी हम जब मेजर करेक्शन हमने मार्केट में अगस्त के पहले हफ्ते में देखे थे तो 24,400 के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया था और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी 24,400 के आसपास ही आ रहा है। सो आई थिंक नो यहाँ से प्राइस वाइज हम ऑलरेडी 800 पॉइंट का फॉल हम ये रिसेंट स्विंग ऐसे देख चुके हैं और सपोर्ट 200 पॉइंट ही दूर है। तो प्राइस वाइज डाउन साइड अब ज्यादा बड़ा यहाँ से फिलहाल नहीं लग रहा है। थोड़े सेलिंग के बाद मोमेंटम रीडिंग्स भी ओवरसोल्ड है तो यहाँ से बाउंस बैक प्ले करने के लिए सलाह रहेगी कि एक पुल बैक मूव, इफ नॉट अ चेंज इन ट्रेंड बट एटलीस्ट एक पुल बैक मूव इंडेक्स में जो 24,900 के आसपास 20 दिन का मूविंग एवरेज है उसके आसपास तक आ सकता है। सो मैं लग रहा है कि एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इंडेक्स में अभी रखनी चाहिए। रीसेंट करेक्शन के बाद में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े फेवरेबल टर्न होते हुए नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स के साथ यहाँ पर काम करना चाहिए और 24,400 एक अहम सपोर्ट लेवल आपको लग रहा है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। रुचित, आप आपसे शुरुआत करेंगे। आप बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में क्या है आपकी टॉपिक? कुछ चुनिंदा सेक्टर्स ही हम देख रहे हैं जहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल ऐसी मार्केट्स में है। जिसमें से एक ऑटो स्पेस है कि जिसमें हमें हीरो मोटो को काफी पसंद आ रहा है। टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। एक अच्छा प्राइस अप मूव हमने जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद में ये बाकी सारे ऑटो स्टॉक्स के साथ साथ देखा था। पूरा सितंबर जो महीना निकला है वो टाइम वाइज करेक्शन हुआ है और जो ओवरबॉट आरएसआई सेटअप्स थे वो कूल ऑफ हुए हैं। अच्छी बात ये है कि पूरे सितंबर मंथ में जो भी कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी एक भी दिन क्लोजिंग नहीं हुआ है। सो आई थिंक ये काफी स्ट्रॉन्ग साइंस है। तो करंट लेवल्स पे हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक तो 5,270 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 5,700 तक के आसपास के टारगेट्स हम ये नियर टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मेटल्स में हमने एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स नो बेस मेटल से लेड है कि बेस मेटल्स में जो तेजी आई है वो कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स में स्प्रेड हो रही है और विद इन द मेटल स्पेस हिंदुस्तान जिंक टेक्निकली स्ट्रक्चर्स नो काफी पॉजिटिव है। रिलेटिवली अब तक चला नहीं है जैसे दूसरे मेटल स्टॉक्स में मूव आया है। बट आज नो ये स्टॉक ने अपने जो अहम रेजिस्टेंस थे 470 के वो सरपास किए। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस 470 के थे वो सपोर्ट बन जाने चाहिए। तो 470 के नीचे स्टॉप लॉस रखे हिंजिन में खरीदारी की सलाह रहेगी 500 के टारगेट के लिए। एब्सोल्युटली, ये कॉपर बेस्ड स्टॉक्स कल से ही चल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में कल करीब 2.5% तक की तेज़ी थी और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ यहाँ पर कामकाज 480 के लेवल्स पर। कपिल, गुड आफ्टरनून। आप बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्लोजिंग कॉल में एक बाय का व्यू बनता है। बाय का व्यू में EHEL का स्टॉक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। बेसिकली जब भी मैं स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ तो उसकी करेक्शन प्रोफाइल को मैं देखता हूँ। तो 2020 से लेके अभी तक जब भी ये मेजर करेक्शंस देते हैं वो 40% के होते हैं और जो छोटे करेक्शंस होते हैं वो 20-25% के अराउंड के होते हैं। तो ये रिसेंट टाइम में दोनों के करेक्शन हो गए हैं और डेली चार्ट में कुछ एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन
हमें देखने मिल रही है। तो 238 पे BHEL बेल बाय का व्यू बनता है, 230 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में जो टारगेट आते हैं वो 252 के बनते हैं। तो पहला ये कॉल है। दूसरा, जिंदाल स्टील का पीवी, जैसे कि मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे टाइम से पॉजिटिव मोमेंटम आ रही है। जिंदाल स्टील हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम दोनों स्ट्रक्चर अच्छे हैं। तो यहाँ पे 1067 जो करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 1030 स्टॉप लॉस बनता है और ऊपर में 1150 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए BHEL 252 तक के टारगेट्स यहाँ पर 1.5% की तेजी। कपल की तरफ से उनके जो ट्रेड्स हैं वो आपके स्क्रीन पर विद स्ट्रैटेजी, टारगेट, स्टॉप लॉसेस इस वक्त BHEL का स्टॉक और साथ ही JSPL में 1150 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1030 का स्टॉप लॉस। इस बीच वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी ताज़ा ब्रेकिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। सामान्य से बेहतर बारिश वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है इस साल होती दिखी और सामान्य से करीब 8% बेहतर बारिश और इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव और इसका एक असर जो है इक्विटी मार्केट में देखें तो फर्टिलाइजर एग्री रिलेटेड स्पेस में तो है ही, लेकिन विश्वमोहन भारत में 5 साल में सबसे बेहतर बारिश। बिल्कुल सही कहा मानसून आपने। अपडेट्स लगातार आप लेते रहे ड्यूरिंग द इंटायर मानसून और सीजन। पूरे सीजन की बात करें तो सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश हुई है और जितने भी एग्री बेल्ट है, चाहे वो राजस्थान हो, MP हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। हालांकि अगस्त और सितंबर की जो बारिश थी ये काफ़ी डिट्रीमेंटल थी, वो काफ़ी ख़राब थी, जिससे पंजाब, हरियाणा और खास करके महाराष्ट्र के जो कुछ इलाके थे वहाँ पर कुछ नुकसान फसलों को हुआ है। ओवरऑल मानसून का पिक्चर काफ़ी अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ पॉकेट छोड़ दे, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी बारिश हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अच्छी बारिश मानसून होना इकोनॉमी के लिए बेहद अच्छा माना जाता है और ये इस साल होता दिखा है। 5 साल में सबसे अच्छा मानसून सीजन इस साल रहा। लेकिन चलिए लक्ष्मीकांत जी से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड समझते हैं। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आज फोकस रेडार पर। गुड आफ्टरनून मानसी जी और सभी को, पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। मार्केट काफी रेंज बाउंड लग रहा है, वीकनेस साफ साफ दिखाई दे रहा है। 24,600 के लेवल्स टूटते हैं तो 24,400 लेवल रिटेस्ट करने में ज्यादा देरी नहीं लगाएगा मार्केट। सो मैंने एक बाय रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ और दूसरा मेरा सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा। बाइंग रिकमेंडेशन मेरा रहेगा सिटी यूनियन बैंक में। यहाँ पर मुझे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और काफी लंबे समय से ये स्टॉक अपने बुलिश क्रॉस ओवर, जो कि हमें 20 और 100 DMA के आसपास दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक है जहां पर हमें बाइंग करके चलना चाहिए। अभी फिलहाल ये 213 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें 225 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन दी अपकमिंग सेशंस और हमें स्टॉप लॉस रखना है 207 का। दूसरा मेरा सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगा, निफ्टी रियलिटी काफी वीक नजर आ रहा है और बैक टू बैक यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। RSI भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और हालांकि कल के सेशन में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला था, बट जैसे ये 20 DMA के लेवल के पास पहुंचा तो वहां से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अक्टूबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 1875 का रहेगा और हमें 2040 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स अब आपके सामने हैं, लगभग सारे के सारे खरीदारी के मौके और 2-2 ट्रेड्स तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से 2 से 3 ट्रेड्स, कुल मिलाकर 6-7 ट्रेड्स इस वक्त आपके पास हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज हालांकि एक सेल कॉल यहाँ पर आती हुई, लेकिन चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में और हम देख रहे हैं कि निफ्टी लाल निशान में चला गया है और जो गिरावट है ज़्यादा नहीं है, 10 अंकों के आसपास की है। लेकिन अगर मान लीजिए लाल निशान में निफ्टी बंद होता है तो आज लगातार ये 8वां स्ट्रेट ये सेशन होगा जब निफ्टी में हम कमजोरी देखेंगे। फिलहाल 22 अंकों के आसपास की नरमी 24,600 के आसपास है। 24,600 वहाँ पर बुल्स एंड बेयर्स की एक बड़ी तगड़ी वाली फाइट चल रही है। देखते हैं कि
किस साइड पर बाजार जाता है। लेकिन निफ्टी बैंक भी अपनी तेज़ी को थोड़ा सा गंवा रहा है और जो तेज़ी है वो 100 अंकों के आसपास की निफ्टी बैंक में है। इंडिया विक्स 1.5% ऊपर 11.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। तो ये बाजार की स्थिति है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कुछ शेयर्स हैं जो तेज़ी से नीचे आए हैं। KPIT टेक में गिरावट 7% की हो गई है, दिन के निचले स्तर के आसपास है। जाइडस वेलनेस, जिसको हम पहले कैडिला के नाम से जानते थे, ये करीब 6% नीचे है। KPR मिल, गॉडफ्रे फिलिप्स, कुछ ये शेयर हैं जहां पर 4 से 5% के आसपास की गिरावट हम आज के सत्र में देख रहे हैं। लेकिन मेटल्स में आज हम चमक देख रहे हैं और आज शुरुआती सत्र से ही बाजार में हमने देखा कि चाहे वो नॉन फेरस में आप देखेंगे कि हिंडाल्को में हमने तेजी देखी, नैल्को का शेयर चला, वेदांता के शेयर में हमने तेजी देखी, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये तमाम शेयर आज अच्छे मूव देते हुए दिखाई दिए। और JSW स्टील, अगर हम स्टील की ही बात कर लें तो 2% के आसपास की मजबूती है। अच्छा, एक वजह यह भी है इन शेयरों में मजबूती के पीछे कि चीन ने जो ग्रोथ का जो टारगेट है आउटपुट का, उसको स्लैश किया है। पिछले 2 साल में 5% के आसपास की ग्रोथ थी आउटपुट की, उसको घटा के उन्होंने 1.5% किया ओवर कैपेसिटी के चलते। तो उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर जो भारतीय कंपनीज हैं उनको मिल रहा है और हम तेजी देख रहे हैं। नैल्को में करीब करीब 3% के आसपास की मजबूती पर आज कारोबार हो रहा है। एक व्यू लेते हैं, हमारे साथ हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, मेटल में कहीं आपकी नजर गई है और कोई ट्रेड आपको बताइए कहां पर अच्छा लग रहा है? नाल्को और वेदांता में से चुनना हो तो आप किस साइड जाएंगे? मेटल्स का अगर ट्रेंड देखा जाए तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हमारे क्लोजिंग कॉल में भी जो हमारी को पैनलिस्ट है उन्होंने जिंदल स्टील और जो क्या कहते हैं जो सेकंड जो स्टॉक था वहां पर उन्होंने बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अगर हम वेदांता और नेल्को को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि वेदांता काफी बेहतर लग रहा है। एक अच्छा खासा रिबाउंड हमें लोअर लेवल से देखने को मिला है और फर्दर अपसाइड के मूव करंट लेवल से भी वे देखने को मिल सकते हैं वेदांता में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 470 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो एक बड़े ब्रेकआउट आने की उम्मीद है और वो अगर स्तर निकलते हैं तो वहां से फिर हमें 500 तक के लेवल्स वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। लोअर साइड पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 450 के आसपास का दिखाई दे रहा है। जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक जो बाइंग रिकमेंडेशन है वो बना रहेगा और 470 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो वहां से 500 के लेवल्स वेदांता लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वेदांता के लिए 500 रुपए के टारगेट होंगी, 450 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। एक शेयर जो शुरुआत में आज गजब की रफ्तार से चला, लेकिन ये करते करते अभी दिन के निचले स्तर पर आ गया है और गेंस रह गए हैं 2% के ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में। ब्लू डार्ट ने दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2026 से 9 से 12% के आसपास के दाम बढ़ेंगे और हमने देखा कि आज इसने 6,169 रुपए का हाई बनाया, लेकिन वहां से गिर के शेयर आ गया है 5,700 रुपए के आसपास। लेकिन सरकारी बैंकों के खेमे में एक शेयर पर हमारी नजर लगातार जारी है और वो है PNB का। PNB क्या अपने रेंज के बाहर निकलने के लिए तैयार है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अगर आप निफ्टी बैंक में भी देखेंगे और सरकारी बैंकों में देखेंगे तो PNB का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा दिखाई देगा। करीब 3% के आसपास की तेजी शेयर में है, 113 रुपए के आसपास के भाव हैं। PNB, रुचि जी, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोलओवर्स वगैरह भी ठीक है PNB में। क्या इसमें नई तेजी करनी चाहिए या फिर जिनकी तेजी की पोजीशन है कौन से टारगेट के लिए होल्ड करें इसको? एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज ये चीज में कि पूरा PSU बैंकिंग स्पेस का जो सेक्टर है उनमें आप देखें तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हो रहा है और हमें लग रहा है कि ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ऐसे मार्केट में PSU बैंक्स में आगे कंटिन्यू रहेंगे। PNB ने जो रीसेंट करेक्शन दिखाया था उसमें 50 दिन के मूविंग एवरेज जो 107-108 के बीच में वहां पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बना है। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल इतना इंटैक्ट है तब तक हमें अच्छी तेजी आगे चल के स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 115 का इमीडिएट हर्डल है और एक बार 115 का लेवल सरपास करता है तो 120 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर नई पोजीशंस बनानी है तो पार्शियल पोजीशंस अभी बनाए जिसमें 107 के स्टॉप लॉस रखे और एक बार 115 के लेवल सरपास होता है उसके बाद स्टॉक में और नई पोजीशंस ऐड की जा सकती है। को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। एक और स्टॉक है वो है कोफोर्ज का। आज के सत्र में यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है और कंपनी अब भारत की 10 बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी की लिस्ट में शामिल हो गई है और जो ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो भी
काफ़ी पॉजिटिव आ रही है कोफोर्ज को लेकर। और CLSA ने 2346 का कोफोर्ज का नया टारगेट यहाँ पर दिया है। और कंपनी बताऊं तो 2/3 इसकी रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रैवल वर्टिकल से आती है। और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, एक्सपर्टीज़ और कंसल्टिंग माइंडसेट की वजह से जो कंपनी की ग्रोथ है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस पर बातचीत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, कोफोर्ज को लेकर क्या व्यू बन रहा है, कैसा टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये काउंटर आपको? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, कोफोर्ज में अगर हम देखें तो पूरे आईटी सेक्टर में एक दबाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन कोफोर्ज का अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बनी हुई है, लेकिन नियर टर्म चार्ट के हिसाब से अगर इसको एनालाइज करें तो स्टॉक में एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है और स्टॉक अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक अपने क्रूशियल सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बना हुआ है करीब 1550-1540 के जोन में। ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है इस करेक्शन का। अगर ये इस लेवल को होल्ड आउट करता है तो थोड़ा पुल बैक एक्शन यहाँ से बन सकता है, लेकिन पुल बैक में इसके लिए जो मेजर सप्लाई जोन है वो करीब है 1640 से लेकर 1660 की रेंज में। अगर वो रेंज को क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर एक बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिख सकता है। तो अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, 1640 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड करना चाहिए। हालांकि अगर किसी के पास ट्रेड है, अभी भी ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1540 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ये स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा अगर आपके पास ये पोजीशन है। अगर नई पोजीशन बनाने से अभी फिर टाइम बिंग के लिए बचने की सलाह है। कोफोर्ज को लेकर राजेश जी की ये सलाह है। चलिए, एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसको लेकर एक तो ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है और टारगेट कर दिया है 575 रुपए का। कई सारी खबरें भी है जिसमें रिकॉर्ड डेट, डिमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो मध्य अक्टूबर की हो सकती है और कमर्शियल बिजनेस की जो लिस्टिंग है वो नवंबर में पॉसिबल है। ये इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। और साथ ही JLR सेल्स की वापस से शुरू हो गया था साइबर अटैक की वजह से। जो यूके के प्लांट में दिक्कत आई थी, प्रोडक्शन बंद हुआ था, वो वापस से प्रोडक्शन धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है। टाटा मोटर्स को लेकर राजेश जी, आपकी राय क्या है? परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में, और हमने देखा कि अभी जिस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ फ्लो थी तो स्टॉक में जो भी रिकवरी बनी थी वापस एक दबाव यहाँ पे आते हुए दिखा है। हालांकि अगर हम इसका थोड़ा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। 630 लोअर साइड पे इसके मेजर सपोर्ट है और ऑन द हायर साइड 730-740 इसके लिए सप्लाई जोन बना हुआ है। तो अभी ये 100 रुपए के दायरे में ही काफी समय से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से थोड़ी रिकवरी के साइन यहाँ पे जरूर बनते हुए दिखे, लेकिन हमें लगता है ये रिकवरी में 695 से लेकर 700 ये इसके लिए एक चैलेंजिंग जोन है। अगर ये 700 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। जिनके पास अभी ट्रेड है या जिन्होंने होल्ड किया हुआ है स्टॉक, लोअर साइड पे बाय किया है, उनके लिए सलाह होगी 660 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ये इसके लिए नियर टर्म चार्ट के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये स्टॉप लॉस को बचा पाता है तो ये 700-710 की तरफ ग्रेजुअली बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है। हालांकि टाटा मोटर में अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक रिकवरी के ट्रैक पे आते हुए दिखेगा और देन फिर इसमें वापस 730-740 के टारगेट बनेंगे तो 660 के स्टॉप लॉस से पोजीशन रख सकते हैं अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन। स्टॉप लॉस याद रखिएगा 700 जो हर्डल है, अगर इसके ऊपर जाता है ये स्टॉक तो वापस से शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और फिर इस काउंटर को ऊपर की तरफ ले जाएगा। फिर 700, फिर 710 अगला टारगेट दे रहे हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बहुत सारे ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, साथ ही और भी ट्रेड, BTST, मार्केट अटेम्प्ट, तमाम सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। चलो,
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन है और ऐसे में कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। और आज जो है आप एक्सपायरी से जुड़ा एक्शन भी देखेंगे क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी। तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रोल ओवर्स किस तरीके से हो चुके हैं और आगे के लिए क्या आउटलुक बनता है। और हाँ, RBI की पॉलिसी भी है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर ही रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और चलिए अब कुछ और सेक्टर्स पे उनका व्यू लेते हैं। और आज चुनिंदा ऑटो काउंटर्स भी लीड करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और हीरो मोटोकॉर्प बजाज ऑटो से काफ़ी अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कहीं ना कहीं टू व्हीलर स्पेस में। आंकड़ों की बात करें तो महीने दर महीने और साल दर साल भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही दिखेंगे, पर बजाज और हीरो की तरफ से लगभग 20% ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। एक बार कपिल आपसे ही समझना चाहेंगे ये दोनों पर आप क्या व्यू रखते हैं, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प तो देखिए आज सुबह से ही निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, पर इस पूरे रैली में कपिल बजाज ऑटो ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब देखिए दोनों के सेगमेंट्स भी काफ़ी सिमिलर हैं। अगर टीवीएस मोटर्स में अच्छी तेज़ी आ चुकी है, बजाज ऑटो कहीं ना कहीं कुछ होल्ड बैक उसको करके रख रहा है। कल नंबर्स में साफ हो जाएगा कि एक्साइटमेंट ऑन ग्राउंड कितनी है। साथ ही साथ हम वाहन का डेटा भी लगातार ट्रैक कर रहे हैं। बट क्या व्यू रखते हैं आप कपिल? स्टॉक पे आज भी लगभग 1% की गिरावट है यहाँ पे। जी बेसिकली बजाज ऑटो का हम पोजिशनल टेक्निकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो करेक्शन उसका हुआ था रिसेंट टाइम में वो कोविड के टाइम पे हुआ था जो कि 45% था। और उसके अभी भी जो इसका एक टॉप टू बॉटम करेक्शन हुआ है 12,700 का उसने लेवल बनाया था और कुछ 6,700 के लेवल पे हमें देखे हुए थे, तभी भी आपका 45% करेक्शन हुआ है। तो ये एक टाइम सिमेट्री बन गई है कि उसके जो लंबे लंबे करेक्शन आते हैं कहाँ पे 45% हमें देखने में मिले हुए हैं। और दूसरी बात जो रिसेंटली अभी लो बनाया हुआ है तो वहां पे भी स्टॉक प्राइस ने एक रिदम से ऊपर में सेट किया हुआ है कि जब भी लेट्स से इसका जो बॉटम 7,000 का बना था उसके बाद में जो करेक्शन आए थे वो कहाँ पे 7-8% के करेक्शन होने के बाद में एक अप मूव देखने मिल रहा है। जो रिसेंट करेक्शन आ गया वो ऑलमोस्ट 7% के यहाँ पे आ गया है। और अभी इसका जो पोटेंशियल सपोर्ट बैंड हम देख रहे हैं वो कहाँ पे 8,630 से लेके 8,500 के बीच में हमें लग रही है। तो वो अपने बॉटम के काफी अराउंड है, लेकिन ऑफकोर्स हमें कंफर्मेशन देखना चाहिए कि 8,600 से 8,500 के बीच में कुछ एक पॉजिटिविटी मोमेंटम पहले हो जाए तो उसके बाद में एक पॉजिटिव रुझान स्टॉक में बन सकता है। बेस फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है बजाज ऑटो का शेयर। कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है, पर एक कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करें। 8,500 से 600 के बीच में कई समय से एक रेंज में है। अब देखते हैं कि आगे चल के अगर ये अप मूव कंटिन्यू करता है या उसके कुछ संकेत देता है तो ये साफ हो जाएगा कि बेस फॉर्मेशन ही प्ले में था। बट आइए अब स्वागत करते हैं रोहन मेहता का भी, वो भी हमारे साथ शो में मौजूद है। रोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रोहन आपसे व्यू में कुछ एक सीमेंट काउंटर्स पे लेना चाहूंगी क्योंकि फिर से आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि सीमेंट के प्राइसेस अब क्योंकि मॉनसून जो है वो खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं उसमें भी एक अपटेक आना शुरू हो जाएगा। हाल फिलहाल थोड़ी करेक्शन का शिकार ये जरूर हुए थे, पर रोहन क्या यहाँ पर आपकी कोई पसंदीदा पिक है? सीमेंट हमको स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ सीजन ऑल्सो हमको लग रहा है कि अभी द थिंग्स हैव गॉन आउट, मींस बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर नहीं। ऑफ कोर्स अवर टॉप पिक हैज बीन ऑलवेज अल्ट्राटेक एंड जेके, बट तो भी हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक आउट परफॉर्मिंग प्ले नहीं है। सेक्टर रोटेशन में टॉप 3 सेक्टर में भी सीमेंट का प्ले नहीं आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ इट इज अ होल्ड बट नॉट अ बाय रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड। एनीथिंग ऑन सीमेंट? पर आपके लिए व्यू पर अब आगे बढ़ते हैं और अनलिस्टेड स्पेस की बात करते हैं। और अगर अनलिस्टेड शेयर आपको भी आकर्षित करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आइए उनसे ही समझते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो दर्शक हैं, अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। और ये जोखिम बड़े बड़े कंपनीज को भी देखने मिलती है। टाटा कैपिटल की बात करें, अनलिस्टेड पीक प्राइस बात करें तो 1175 रुपये में था, लेकिन आईपीओ का प्राइस किस में आ रहा है? 326 रुपये में। यानी कि अगर आप पीक पे इन्वेस्ट किए हैं तो आप 70% लॉस पे बैठे हुए हैं और 6 महीने का लॉक इन भी आपके पास है। HDB फाइनेंशियल हाल ही में 1525 चला गया था अनलिस्टेड मार्केट में। लिस्टिंग
की बात छोड़िए, आईपीओ 740 में आया, 50% का डिस्काउंट। स्विगी रिटेल का फेवरेट, यहाँ पे भी देखें तो 33% का डिस्काउंट आपको आईपीओ में देखने मिला है। और ये एनालिसिस सिर्फ आईपीओ प्राइस की मैं कर रहा हूँ। वही हम बात करें रिलायंस रिटेल की, इसमें भी बहुत बातचीत हुई थी और याद रखिए इसमें बाईबैक आया है रिलायंस रिटेल में, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी तक आईपीओ नहीं देखने मिला, लेकिन देखिए 60% का गिरावट आया। विक्रम सोलर, ये भी एक फेवरेट हुआ करता था सोलर स्पेस में, 500 रुपये तक जो है अनलिस्टेड स्पेस में इसकी भाव गई, लेकिन आईपीओ प्राइस आया तो 33% डिस्काउंट पे आया। एनएसडीएल ये देखिए 40% गिरा। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइप रहता है अनलिस्टेड स्पेस में, उसके कारण कभी कभी क्या होता है, बहुत जो है हाथ में जो है आप कह सकते हैं प्रॉफिट जल जाते हैं, और आईपीओ प्राइस जो आता है वो थोड़े सेन वैल्यूएशंस में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन अभी भी बड़े बड़े आईपीओज है जो अनलिस्टेड स्पेस में जो है ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी करेक्शन देखने मिली है। इनके आईपीओज नहीं आए हैं, लेकिन शायद अगर इनके आईपीओ प्राइसिंग आए तो शायद और भी कम हो, तो इसके लिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। एनएससी की बात करें तो पीक प्राइस 2400 पे चला गया था, अब मौजूदा प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 20% की गिरावट आ गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अब जो है 5 साल के हाई की आंकड़े मैंने लिए 18,500 का था, अब जो है 10,300 के पास है, 44% की गिरावट आई है। हीरो फिनकॉर्प में भी देखें तो ऑलमोस्ट 36% का डाउन टिक आया है। ओयो की बात करें, जो ओयो रावल स्टेज वाली जो कंपनी है, उसके जो होल्डिंग कंपनी है, उसमें देखें तो ऑलमोस्ट 145 रुपीज़ का पीक प्राइस था, अभी मौजूदा प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के पास आ गया है। और ग्रो जो अगले महीने जो है या इस महीने कहेंगे लिस्टिंग हो रही है, वहाँ पे देखें तो पीक प्राइसिंग 155 रुपये का था, मौजूदा प्राइस अभी 138 रुपीज़ का चल रहा है। तो यहाँ पे भी 11% का जो है बदलाव देखने में मिला, पर ये गिरावट की तरफ है। अब सवाल उठता है कि अनलिस्टेड शेयर्स में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। सबसे पहला बात कि प्राइस डिस्कवरी नहीं होता। हाल ही में हम बात करें जितने भी आईपीओज आए, इनके प्रदर्शन भी अच्छी नहीं हो रही, इनकी मांग में कमी हो रही है, और ग्रे मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत होता है, डीआरएसपी के पहले भी, डीआरएसपी के बाद भी। तो इसके कारण अनलिस्टेड शेयर में जो है फ़र्क दिखने लगता है। लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि आप बेचें तो बेचें किसको, तो आपके पास एक बायर भी होना चाहिए अगर आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर लिक्विडिटी है अनलिस्टेड में तब ठीक है, लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं है तब आप फंस भी सकते हैं। डिस्क्लोजर ज़्यादा नहीं रहती कंपनीज़ की, क्योंकि ऑफकोर्स बड़े गाइडलाइंस में नहीं ऑपरेट करते हैं, तो एक बड़ा ग्रे मार्केट हो जाता है। इसके कारण आपको करेक्शन देखने मिलता है। लेकिन आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको भी अनलिस्टेड में पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्सपोजर अपना लिमिटेड रखिए, और याद रखिए अगर आप नए कमर हैं मार्केट में तो ऑफकोर्स आप लिस्टेड स्पेस ज़्यादा बेटर होता है, रेगुलेटेड भी रहता है। और हमेशा जब भी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, आपकी मेहनत की कमाई है। और याद रखिए अगर आप होल्ड करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स तो 6 महीना का लॉक इन भी लग जाता है लिस्टिंग के बाद, तो आप उसके पहले नहीं बेच सकते हैं। तो इसके कारण जो है आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर जब आप अनलिस्टेड शेयर्स के साथ डील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए कि कितना जोखिम भरा है पूरा अनलिस्टेड स्पेस। और ऐसा नहीं है कि दिग्गज कंपनियों में आपको जो है मार्केट का सेंटिमेंट किस तरीके से जो है अलग होता है, किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, वो सब कुछ इम्पैक्ट करता है। और दिग्गज नामों में भी थोड़ी वेल्थ इरोजन के खतरे ज़रूर रहते हैं, और क्या कुछ करना है वो भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। पर चलिए इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, पर उससे पहले आपको बता दें कि जैसे कि महीने की शुरुआत में अक्सर हम बड़े बड़े पैसे के काम करते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहा है, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल में का मकसद है कि भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपने आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और बाजार में हम देख रहे हैं कि कोई खास मूव नहीं है, और 7 सत्र के लगातार गिरावट के बाद निफ्टी आज भी 8 पॉइंट अभी नीचे आपको दिखाई देगा। तो ये दिक्कत बरकरार है। हालांकि निफ्टी बैंक में थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों के चलते हो रही है। 2.25 अंकों की तेजी, 0.25% से थोड़ी सी ज़्यादा की मूव हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में पैसे बनाने हैं तो आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सा शेयर आपके काम आएगा। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को।
रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस का एक बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है और किस स्ट्रेटजी से पैसा बनेगा रत्नेश जी? नमस्ते सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डिफेंस में जो कमजोरी बनी हुई है अभी जरूर थोड़ा सा हमको यहाँ पे मंथली एक्सपायर होने का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकते हैं, पर ये जो कमजोरी बनी हुई है मंथली अक्टूबर में कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे बीडीएल का 1450 स्ट्राइक का अक्टूबर सीरीज का पुट लेने की सलाह रहेगी। 35 रुपीज 33 के आसपास में चल रहा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट जो बन सकता है वो 95 का बन सकता है। तो जो इसमें मैक्सिमम लॉस होगा 4875 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 19500 का। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में बैठता है। डायनेमिक्स 1450 रुपये वाली कॉल खरीदी आप, 35 रुपए के भाव पर आपको मिलेगा ये अक्टूबर सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज में। और लक्ष्य 95 रुपए का, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना इसमें 20 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 19,500 का और अधिकतम नुकसान ये 5,000 से भी कम का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी आकर्षक है और शेयर आपको दिखेगा थोड़ा सा नीचे, आधे % नीचे कारोबार कर रहे हैं। 1491 रुपए के आसपास के भाव हैं। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे ये अनलिस्टेड स्पेस की, और अनलिस्टेड स्पेस के बाद हम देखते हैं कि जब ये कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, एसडीबी फाइनेंशियल में हमने देखा कि अब ये गिर के अपने इशू प्राइस के भी नीचे चला गया। और ये एक थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है। ये क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि भाव आप देखिए पीक प्राइस है, जब ये आईपीओ प्राइस पर आता है तो वो कम होता है, फिर अगर लिस्टिंग ऊपर हो भी रही है तो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और ये एक दो कंपनीज में नहीं, हमने कई कंपनीज के सिलसिले में देखा है। स्विगी में हमने ये ट्रेंड देखा कि 580 का पीक प्राइस था, 390 आईपीओ प्राइस था, उसके नीचे भी शेयर गया। हालांकि रिबाउंड करने की कोशिश ये शेयर कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो मार्केट की जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि लोगों को थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है और रेगुलेशन वगैरह जो थोड़े से सख्त किए गए हैं उसके चलते भी अनलिस्टेड स्पेस में जब कंपनी एक्चुअली जब लिस्ट हो रही है तो वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। राजेश जी, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे के पूरे मसले को? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है एनएससी के अनलिस्टेड शेयर को लेकर। ज़रा बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपने कैसे इस ट्रेंड को स्पॉट किया है? तो देखिए, कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स में हमने देखा कि रिटेल निवेशक जो कि अनलिस्टेड प्लेयर में थे वहां पैसे बना पाए। अदरवाइज हमने देखा कि बाकी स्टॉक्स में जहाँ पे भी लिस्टिंग के बाद उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल पाया आईपीओ जब लिस्ट हुए तो। और अब मेजरली जो प्रॉब्लम होती है मेन कि आपको बायर सेलर को यहाँ पे ढूंढना होता है, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है जिसपे आप इसके प्राइस मॉनिटर कर पाए और डे टू डे बेसिस पे उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर पाए। और यहाँ पे काफ़ी प्राइस का डिफरेंस भी होता है क्योंकि ये मार्केट एक अभी भी एक ग्रे मार्केट जैसा ही काम करता है। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या रेट के सौदे हो रहे हैं वो आप एक निवेशक को नहीं पता लगते, और उसके चलते काफ़ी कुछ असमंजस की स्थिति रहती है इसमें कि कब इसको खरीदना कब बेचना। काफ़ी कुछ डेटा जो एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए चाहिए होते वो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होते। तो एक आप बस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल और उसका के बेसिस पे आपको वो जज करना होता है कि ये कंपनी किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगी जब भी ये लिस्ट होगी, या किस तरीके से इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे। तो ये सारी दिक्कतें तो होती है इस प्लेटफॉर्म पे। जरूर एक सबसे ज़्यादा जो चर्चित अनलिस्टेड स्टॉक है वो एनएससी का ही है, और यहाँ पे काफ़ी रिटेल निवेशक ने हमने देखा है कि काफ़ी कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे आते हुए दिखा। और सभी ने जिस तरीके से बीएससी में एक बड़े रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिले, तो उसके चलते एनएससी के स्टॉक में जरूर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। और अभी भी देखें तो हाईएस्ट ट्रेडिंग भी उसी स्टॉक में अनलिस्टेड स्पेस में होते हुए देखने को मिली है। तो एनएससी एक अभी भी लीडर बना हुआ है अनलिस्टेड स्पेस में, और यहीं पे हमने देखा है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर देखने को मिलती है। एनएससी लीडर बना हुआ है, और चलिए राहत की बात कम से कम ये है कि एनएससी में लोगों ने पैसे बनाए हैं। वैसे ये पीक प्राइस क्या है ना कि अब तो जो वहाँ पर ऊपर एंटर कर रहा है उनके लिए दिक्कत है, अदरवाइज नीचे के स्तर पर तमाम लोग एंटर करते हैं, पैसे बनाते भी हैं, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है।
रोहन भाई, एक आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पर। क्या आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये गैम्बल है, अनलिस्टेड में उतरना और पोजीशन लेना, और क्या ये गैम्बल लेना चाहिए? आप कैसे गाइड करेंगे जो इन्वेस्टर से, कैसे उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे आप? मैं बताता हूँ, जैसे एनएससी की बात हुई, आई थिंक बीएसई हैज डन मोर बेटर। इसमें दो प्रक्रिया है कि एक है कि इन सर्च ऑफ गोल्ड, इन सर्च ऑफ डायमंड वी हैव लॉस्ट गोल्ड। लिस्टेड स्पेस में इतनी कंपनी बहुत बेहतरीन मिलती है, कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस हो गया है कि मैं अगर प्राइवेट इक्विटी स्पेस ले रहा हूं तो मुझे और बेनिफिट हो सकता है। दैट इज वेरी रिस्की, एज राइटली से। सेकंड, एक थोड़ा वो भी लगता है कि प्राइवेट इक्विटी वो थोड़ा एक और बेटर जोन है, इक्विटी नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि ये बेटर है कि वो बेटर है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्विटी मार्केट डायरेक्ट लिस्टेड हैज बेटर वैल्यूएशन, डिस्कवर्ड वैल्यूएशन। और यहाँ पे अगर कंपनी का थोड़ा भी गलत हो जाता है तो लिक्विडिटी नहीं होती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी है जिसने बोला था कि 4-5 महीने में आईपीओ आएगा, 6 महीने में आएगा, और वो आईपीओ तकरीबन 2-3 साल तक नहीं आ सका। आपके पास वो रिस्क एपेटाइट है कि 5 साल तक कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन लिस्टेड स्पेसिस फॉर यू। बाकी सॉरी, अनलिस्टेड स्पेसिस फॉर यू। बाकी लिस्टेड स्पेसेस बेटर अपॉर्चुनिटी। मैं मेरी बात करता हूं एज एन इन्वेस्टर और फंड मैनेजर, हम एक भी पैसा अनलिस्टेड स्पेस में डालने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है हमारी। ये ठीक है, हमने इसी, हमारा देखिए पर्पस यही था, हमारा मोटिव यही था कि जो निवेशक, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप इधर उधर से सुन के अपने डिसीजंस लेते हैं। कई बार आपको ऐसे ल्यूर करने वाली चीज़ें बताई जाती हैं कि अनलिस्टेड स्पेस में हमने बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए, तो उनके लिए ये सबक है। और ये हम सिर्फ कोई ऐसी गोल गपाड़े बातें नहीं कर रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स के जरिए, डेटा के जरिए हम सामने रख रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए कि अनलिस्टेड में प्राइस क्या हुआ करता था, मतलब एक टाइम पे जो पीक प्राइस था, और जब लिस्टिंग हुई उसी कंपनी की तो फिर कितने ज़्यादा नीचे भाव आ गए। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग इसमें फंसते भी हैं, और ऐसे लोग जिनको लेना है, अब या तो बहुत पके हुए मजे हुए खिलाड़ी हों, बाजार को सारे रिस्क को एनालाइज कर चुके हों और बिल्कुल समझते हों वैल्यूएशंस वगैरह के गेम को, तमाम चीज़ें, उसके बाद लें। अदरवाइज एक जो आम निवेशक है वो किसी के बहकाव में आके इस तरह की चीज़ें ना करे। हमारा मोटिव ये है, हमारा मकसद ये है टीना स्वदेश पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए हम लेकर आएंगे मार्केट एट 3, यानी कि 3 बजे तक का बाजार का पूरा लेखा जोखा, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च होगी, और इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इनसे आगे हम बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड्स भी जानेंगे। आपकी जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और हमने ब्रेक से पहले आपको ऑप्शंस की ट्रेड बताई थी, रत्नेश गोयल जी की थी। बीडीएल भारत डायनेमिक्स की कॉल नहीं, वो पुट खरीदने की सलाह दे रहे थे। एक बार फिर से आपको दिखा देते वो लेवल्स। बीडीएल की 1450 के स्ट्राइक की पुट खरीदना है आपको, 35 रुपए पे खरीदना है, और लक्ष्य अगर 95 का उसके प्रीमियम का दिखे, यहाँ पर आप निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी उस प्रीमियम के लिए 20 का लगा ले, तो वापस से वो लेवल नोट कर ले। पुट खरीदने की सलाह 1450 के स्ट्राइक की। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, मार्केट एट 3 का। और मार्केट एट 3 में कौन कौन से शेयर है जिनमें एक्शन दिख रहा है, बताने के लिए हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला मौजूद है। आनंद, बताएं। जी हाँ विश्व मोहन, अभी तक के बाजार की तरफ देखें तो मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी बैंकों में लगातार दूसरे दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर देखिए करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ पीएनबी और इंडियन बैंक में भी 2.5 से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें कि कहाँ ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, तो ब्लू डार्ट का शेयर देखिए 3% की तेज़ी है। 31 जनवरी 2026 से 9 से 12% दाम बढ़ाने का कंपनी ने ऐलान किया है, जिसके चलते शेयर में 3% की तेज़ी है, और औसत से करीब 40 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, 10% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है शेयर में, और कंपनी का घाटा छुपाने का जो आरोप था उसे सही पाया गया है, और औसत से करीब 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है।
हटसन एग्रो की बात करें तो शेयर में आज कमजोरी देखने को मिल रही है और औसत से 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो भेल पर खबर आई है एमपी पावर जनरेशन से 2 प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है 13,000 से 15,000 करोड़ की रेंज में मिला है, यानी कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, जिसके चलते शेयर में 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्पाइस जेट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को समन जारी किया है। टीसीएस ने प्रॉपर्टी जब्त मामले में याचिका दायर की थी और इसी मामले में स्पाइस जेट को समन जारी किया गया है, जिसके चलते 1.5% के आसपास की गिरावट आज शेयर में देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। एचयूएल पर नोमुरा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी थी और उसे बरकरार रखी है। लक्ष्य जो है 2900 रुपये का दिया है। इन्होंने नवंबर में डिमांड में सुधार की उम्मीद जताई है, इसी के चलते शेयर हरे निशान में कारोबार करता आज नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ये डिटेल्स लेकर आने के लिए कि दोपहर के बाद कौन कौन से बड़ी खबरें आई हैं, कौन कौन से कहाँ पर एक्शन दिख रहा है। लेकिन चलिए एक और स्टॉक है केपीआर मिल का। आज के सत्र में यहाँ पर काफ़ी कमजोरी दिख रही है। हालांकि दिन के निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश जरूर है केपीआर मिल में, लेकिन सारे ही मूविंग एवरेज 5 दिन हो, 20 दिन हो, 50 दिन हो या 100 दिन, सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, क्या लग रहा है चार्ट पर केपीआर मिल को? हालांकि सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर दबाव दिख रहा है। केपीआर मिल अब कैसा दिख रहा है आपको सर? केपीआर मिल में हमने एक अच्छा अपमूव देखा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन यहाँ पे अब हायर साइड पे जरूर एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है और स्टॉक में अगर जो मूव बना था 1150 के आसपास, स्टॉक में एक सप्लाई प्रेशर वहाँ आते हुए दिखा है। पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है इस करेक्टिव मूव में, और यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक का वो करीब 1030 के आसपास है। अगर ये 1030 के लेवल को डिफेंड कर लेता है, ये सप्लाई जो देखने को मिल रहा है इसमें, तो थोड़ा पुल बैक एक्शन वहां से बनते हुए दिख सकता है। बट पुल बैक में 1130 ये इसके लिए मेजर चैलेंजिंग जोन है। बड़ा मूव जो इसमें अनफोल्ड होगा वो 1130 के ब्रेकआउट के बाद होगा। अगर ये 1130 को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर इसमें 1240 की तरफ भी तेजी आते हुए दिख सकती है। तो एट दिस जंक्चर अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग साइड के ट्रेड में, तो 1030 का स्टॉप लॉस फॉलो करना जरूरी है। तो 1030 का स्टॉप लॉस देखिए, 1130 अगर क्रॉस करता है फिर बड़ी तेजी यहाँ पर वापस से दिख सकती है। एक और स्टॉक है कोलगेट का। इसको लेकर एक रिपोर्ट आज ही आई है, उसमें कहा गया है कि 1 दशक पहले तक टूथपेस्ट सेगमेंट में कोलगेट का जो मार्केट शेयर था 58% के आसपास हुआ घटता था, वो अब घटकर 43% पर आ गया है। जो मार्केट शेयर लगातार कम हो रहे हैं और एक मेजर सेगमेंट है कंपनी के लिए। रोहन जी, आप क्या कहेंगे इस स्टॉक को लेकर, कोलगेट पर आपकी राय? नहीं, कोलगेट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट ईयर जब उसने एक एजेंडा निकाला था कि डबल डाउन द ब्रशिंग टाइम और एडवर्टाइजमेंट ऑफ ब्रांडिंग फेस से चालू की थी। आई थिंक सो समवेयर अराउंड इट हैज ड्रॉप डाउन, और आपने जैसे बोला कि मार्केट शेयर भी कम है, आई थिंक सो दैट वाज एक्सेप्टेबल बिकॉज बहुत सारा कंपटीशन आ गया है, फॉरेन ब्रांड्स एंड इंटरनेट स्टार्टअप ब्रांड्स। तो ठीक है, मीन्स नथिंग एक्साइटिंग कि वहां पे बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी है। एज अ सिंपल निवेशक ठीक है, आप ले 10-15% ग्रोथ के लिए, बाकी नथिंग वेरी एक्साइटिंग इन कोलगेट। बिल्कुल। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स भी होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। देखिए, हम नए आईपीओज और सबकी बात कर ही रहे थे और अब तैयार हो जाइए एक और बड़े आईपीओ के लिए, क्योंकि टाटा सन्स ने लिस्टिंग नियमों में राहत के लिए आरबीआई को अर्जी दी है। खबर पर डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे समझते हैं कि क्या है पूरी खबर। अनुराग। टाटा सन्स जो कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसका आज का डेडलाइन है आरबीआई के जो लिस्टिंग नियम है उनको पूरा करने का। टाटा सन्स ने पहले एक आरबीआई के समक्ष एक अर्जी डाली थी, जिसके तहत उसने ये कहा था कि उसे जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में जो देखा जाता है आरबीआई के नियमों के अनुसार, उसे डी रजिस्टर कर दिया जाए।
टाटा सन्स ने आरबीआई के समक्ष ये भी कहा है कि जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसे एक छूट मिल जाए ताकि वह अपने शेयर्स को लिस्ट ना कर सके और पब्लिक ना जा सके और ये एक प्राइवेट कंपनी रह जाए। आरबीआई ने इस बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया है, कुछ कहा नहीं है लेकिन एक सोर्स ने 18 आवर स्वदेश को ये बताया है कि आरबीआई जो टाटा सन्स को एक आउटराइट छूट इस बारे में जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उस बारे में नहीं देने वाली है। टाटा सन्स और टाटा कैपिटल आरबीआई के जो नियम हैं उसके अनुसार अपर लेयर एनबीएफसी कहलाते हैं और सितंबर 2022 में आरबीआई ने जो नियम लाए थे उसके अनुसार जो अपर लेयर एनबीएफसी थे उनको उस समय से 3 साल का समय दिया था, कार्यकाल दिया था कि उस समय में आप अपने शेयर्स को लिस्ट कर दें। अभी टाटा कैपिटल ने पिछले 1.5 साल से अपनी जो लिस्टिंग है उसके आईपीओ के चलते उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और अक्टूबर 6 से 8 तक टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलेगा और वह करीब 15,500 करोड़ रुपए इस आईपीओ के द्वारा जुटाएगी। अभी सितंबर 30 का डेडलाइन था टाटा सन्स और टाटा कैपिटल को, लेकिन टाटा कैपिटल ने क्योंकि अपनी सारी जो आईपीओ की तैयारी लगभग पूरी कर दी थी, आरबीआई ने उसे थोड़ी सी मोहलत दी थी, थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया था कि वह जो अक्टूबर के पहले हाफ में वह अपनी आईपीओ ला सके और इसीलिए टाटा कैपिटल अभी 6 से 8 तक अपनी जो आईपीओ है वह संपन्न करने का प्लान करता है। शुक्रिया अनुराग, ये पूरी डिटेल्स रखने के लिए। तो टाटा कैपिटल के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, एक बड़ा आईपीओ होगा 6 से 8 अक्टूबर के बीच आपको मौका लगेगा और इसमें आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं टाटा कैपिटल की जो आप देखें यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही है ये टाटा सन्स की ही सब्सिडरी है। अब लिस्टेड स्पेस में टाटा इन्वेस्टमेंट क्योंकि लिस्टेड है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यहाँ पर टाटा कैपिटल में इनका 2% हिस्सा है पर टाटा सन्स का ऑलमोस्ट 89% हिस्सा है टाटा कैपिटल में और टाटा सन्स की ही सब्सिडरी है टाटा इन्वेस्टमेंट। तो इनडायरेक्टली टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर पर भी फोकस है। टाटा ग्रुप में कई सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और एक बड़े आईपीओ की तैयारी। पर लिस्टेड स्पेस में अगर टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज ही इस खबर के दम पर और एक नियर टर्म एक्साइटमेंट के चलते स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है। राजेश जी, आप क्या व्यू रखते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट पे? क्योंकि मैं देख भी रही थी कि अगर लंबे समय में पिछले 6 महीने में देखें तो क्या धुआंधार इसमें तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, बट क्या चार्ट्स क्या बता रहे हैं राजेश जी? क्या आपको लगता है यहाँ से और भी तेजी आ सकती है? क्योंकि देखिए 6 महीने में 63% का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है ये काउंटर। तो बिल्कुल काफी बड़ी मूव यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली और स्पेशली अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्तों में स्टॉक में एक अच्छा वर्टिकल राइज स्टॉक में बनते हुए दिखा है और अगर हम करंट मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी ये स्टॉक में बनते हुए दिखी है। एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अब जो ये प्राइस मूवमेंट आया इसमें स्टॉक ने मार्च 2024 के जो हाई बने थे उसको भी सरपास किया है। तो हमें लगता है अब ये 10,000 के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट तो फिर 10,500 से 10,600 की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिख सकता है। तो वॉल्यूम एक्शन और प्राइस एक्शन दोनों ही काफी इंकरेजिंग है और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी बना है। 1 साल के ऑलमोस्ट दायरे को 1-1.5 साल के दायरे को इसने स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए 10,000 से 10,600 की तरफ स्टॉक में तेजी बढ़ते हुए दिख सकती है। भी आप बने रह सकते हैं। 10,600 तक के यहाँ पर टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। एक तरफा चाल आप देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक ने दिखाई है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। का फिर से स्वागत है। इस बीच आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आएगा और इसके जरिए कंपनी की जो योजना है, जो इसकी पेरेंट कंपनी एलजी, तो इंडियन यूनिट में करीब करीब 15% का अपना स्टेक बेचेगी और उसके लिए आईपीओ ला रही है। 7 से 9 अक्टूबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा।
तो इसकी डिटेल्स है, बाकी प्राइस बेंट वगैरह या फिर साइज वगैरह की डिटेल्स बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये ज़रूर है कि 10 करोड़ नए शेयर कंपनी जारी करेगी, इसकी जानकारी दी है। आईपीओ मार्केट बहुत ही हम देखने की गुलजार है और अगर आप पिछले एक साल में देखिए, यानी कि अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक, तो करीब करीब 86-87 कंपनीज ने अब तक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। और अगर आप जुलाई से अभी तक देखेंगे तो 45-50 हज़ार करोड़ रुपए के आईपीओ आ चुके हैं और संख्या रही है करीब करीब 35 से 40 के आसपास की। तो लगातार आईपीओ आ रहे हैं और ये एक रीजन भी है कि बाजार जिस रफ्तार से थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब तक ये आईपीओज वगैरह आके लिक्विडिटी सक कर लेते हैं और ये चीज़ परेशान करती है। बाकी ब्लॉक डील वगैरह भी बाजार के मूड को थोड़ा सा खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक जानकारी आपके लिए स्क्रीन पर। राजेश जी, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी सर, कोई ट्रेड आपके रडार पर? आई थिंक दो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहे हैं जिसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। तो पहला स्टॉक तो हीरो मोटर यहाँ पे पसंद आ रहा है। सीरीज के आखिरी पड़ाव पे स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट वापस बढ़ा है, हमें लगता है ये स्टॉक की अपवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी। 5,550 की तरफ हमें लगता है टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो हीरो मोटर पे व्यू बुलिश है और यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5,410 रुपए के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो पीएसयू बैंकिंग बास्केट से। हालांकि पीएसयू बैंकिंग बास्केट एज ए होल ही हमें पसंद है। यहाँ पे काफी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे बैंक हमें पसंद आ रहे हैं। अगर हमें इन तीनों में से कोई एक के साथ जाना है तो अभी कैनरा बैंक यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 128 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए 121 रुपए का। स्टॉप लॉस 128 का टारगेट होगा कैनरा बैंक के लिए। और दूसरा शेयर जो बताया है राजेश जी ने, हीरो मोटो दरअसल अब तो निफ्टी से कंपनी है बाहर चली गई है। आज क्लोजिंग से ये बदलाव प्रभावी हो भी जाएंगे और 5,410 रुपये 5410 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने देखिए दोनों के दोनों कॉल्स फटाफट आपके लिए स्क्रीन पर डाल दिए हैं। लेकिन हीरो मोटो की जगह जो कंपनी आ रही है निफ्टी में वो है इंटरग्लोब एविएशन। और रोहन भाई, आज हम देख रहे हैं कि इंटरग्लोब एविएशन में कमजोरी थी इंट्राडे में करीब 3% के आसपास की, थोड़ा बहुत ही ऊपर जरूर आया है लेकिन माहौल थोड़ा सा नरम है। 6,000 रुपये के ऊपर के हमने भाव देखे हैं इंटरग्लोब एविएशन में। ये जो करेक्शन आया है करीब करीब 10% के आसपास का अपने हायर प्राइस से, 8 से 10% का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है इंटरग्लोब एविएशन में, क्योंकि अब तो फंड्स भी एक्टिव होंगे इंडिगो में? We hold in our PMS with a good allocation। देखो, इंटरग्लोब एविएशन का जो रीजन है वो बहुत टाइम ये था कि बिकॉज ऑफ प्रमोटर ने स्टिक सेल किया था ओपन ऑफर में, तो वो एक था। और दूसरा आई थिंक सो कि जो हिसाब से उसने मार्केट सेगमेंट किया है, बिलीव मी देयर इज नो वन की जिसको वो छू भी सकते। तो 100% इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट प्लेटफॉर्म। और बहुत सारी फ्लाइट्स एयरलाइंस ऐसी होती है जो पैसा नहीं बनाती है, ये ऐसी एयरलाइन है जो प्योर मोनोपोली है और इसका बिजनेस मॉडल इतना फैंटास्टिक है कि इट्स अ प्योर कैश फ्लो गेम नाउ, सो इट्स अ बाय फ्रॉम अस। यहाँ पे बाई साइड में रहने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज अच्छी तेजी दिख रही है, वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद है। और अदर पूनावाला बातचीत उनकी चल रही है कि आरसीबी का स्टेक $2 बिलियन में खरीदने की। तो इस तरह की रिपोर्ट आ रही है और इस खबर से देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को फायदा हो रहा है, 2.5% ऊपर है। राजेश जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, ये स्टॉक अगर हम देखें तो काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था और स्टॉक एक लोअर बैंड पे ही कंसोलिडेट होते हुए दिखा एक करेक्शन के बाद। वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक स्टॉक ने एक लोअर बैंड पे ही समय बिताया और अब यहाँ पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट अवेटेड है। 1360 1370 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर हमें लगता है कि एक अच्छा यहाँ पे अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिख सकती है एंड देन स्टॉक के टारगेट फिर 1440 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। एट दिस जंक्चर हमें लगता है एक टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिखा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 1320 का स्टॉप लॉस रखेंगे, इमीडिएट टारगेट 1370, अगर वो क्रॉस होता है तो 1440 की तरफ भी स्टॉक बढ़ सकता है।
हाई है 1370 अगर क्रॉस हुआ 1440 की तरफ बढ़ेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स कंजम्पशन वाला ये शेयर 2.5% ऊपर, और हमने देखा कि जो भी तेजी आई है लास्ट 1.5-2 घंटे में, ये हरी हरी कैंडल्स आपको ज़्यादा दिखाई देगी यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर में। तो 1320 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको ट्रेड करना है। और ये बाकी भी जो कॉल्स हैं एक बार राजेश जी की दिखा दीजिए, ताकि वह दर्शकों को लास्ट मोमेंट में भी पता चल जाए। अब तो बाजार बंद होने में 1 से सवा मिनट के आसपास का समय ही रह गया है। लेकिन स्क्रीन देखकर ना थोड़ी सी निफ्टी को देख निराशा हो रही है कि निफ्टी रेंज में दिन भर फंसा रहा, और जो क्लोजिंग आ रही है, अब हमने कहने को कल हमने 20 पॉइंट नीचे निफ्टी की क्लोजिंग देखी थी, आज भी 15 पॉइंट नीचे निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो रिकॉर्ड में तो यही जाएगा कि 8 दिन निफ्टी की गिरावट हो गई है। निफ्टी बैंक लगातार आज हम देख रहे हैं कि दूसरे सत्र में निफ्टी बैंक आपको ऊपर दिखाई देगा, और 200 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में है। 54,700 के आसपास का लेवल है। 54,700 अगर क्रॉस कर लेता निफ्टी बैंक ने तो फिर थोड़ा सा ना कन्विक्शन बढ़ जाता, लेकिन उसके नीचे ही है। 198 अंकों के आसपास की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी है। फटाफट जरा ये देख लेते हैं कि बाजार को सपोर्ट कहां से मिला है। हीरो मोटो अब ये निफ्टी का पार्ट नहीं रह जाएगा, 3% ऊपर। इसके अलावा मेटल्स में हमने देखा कि जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में तेजी रही, अल्ट्राटेक के शेयर में तेजी हमने देखी। इसके अलावा बीएल के शेयर में करीब 1% के आसपास की मजबूती रही। मेटल में हमने देखा कि वेदांता हो गया या फिर नैल्को, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे के सारे शेयर चले, क्योंकि चाइना ने एक डिसीजन लिया है कि वो प्रोडक्शन में थोड़ी कटौती करेंगे। मतलब जो ग्रोथ रही है प्रोडक्शन की ना, उसको थोड़ा ट्रिम करेंगे। पहले 5% की थी पिछले 2 साल में नॉन फेरस मेटल्स के लिए, अब उसको उन्होंने 1.5% पर रखने का फैसला किया है। तो भारतीय जो मेटल कंपनीज हैं उनको निश्चित तौर पर बेनिफिट हो रहा है। क्लोजिंग हो गई है। निफ्टी जाते जाते 2 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। आज सितंबर सीरीज की एक्सपायरी के दिन 24,636। देखते हैं कि जो फाइनल जो क्लोजिंग आती है वो क्या आती है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 235 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है 54,696 के आसपास। बाजार में आज बुल्स और बेयर्स के बीच में ना जो लड़ाई जो रही है वो लगभग कांटे की रही है, और आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी वो देखेंगे, क्योंकि अगर 1396 शेयर अगर तेजी वाले रहे तो 1427 शेयर गिरावट वाले रहे, लगभग बराबरी का मामला। इंडिया विक्स जाते जाते लास्ट में 3% स्लिप किया है, और 11 के आसपास का इंडिया विक्स आपको दिखाई देगा। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है, और कल से नए महीने की नई सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। काफी कुछ नया आएगा, ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर नजर होगी, और कल आरबीआई पर खास नजर होगी, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का भी ऐलान होगा। 9:30 बजे से हम एक स्पेशल पैनल डिस्कशन की शुरुआत कर देंगे। आधे घंटे पहले आप जरूर जुड़िएगा, और पॉलिसी की पक्की वाली तैयारी आपकी हम करवाने वाले हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। रोहन जी और राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और अपने स्टॉक्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, मुझे और विश्वमोहन को इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। नमस्कार।